आज के शो में अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से जलसों का ऐलान, क्या तसादुम का खदशा। तहरीके अदम एतमाद, क्या ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे। अगले सियासी सेटअप का मंजरनामा क्या होगा। हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है। किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें, ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। बढ़ता सियासी इंतशार, मईशत पर मनफी असरात आना शुरू। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफ़ान खान। आज प्रोग्राम में साथ फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के। आप सब जानते हैं कि जब सियासत पे गुफ्तगू होती है तो फयाज चौहान साहब मशहूर हैं, हक बात भी करते हैं और बड़ा खुल के बात करते हैं, तो उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले आपको बताते चले कि कुछ ही देर कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक प्रेस रिलीज भी सामने आ चुकी है। इसमें एक अहम बात बताई गई है, जो अहम नुक्ता है आपके सामने रखते चले कि द आर्मी चीफ लॉर्डेड सक्सेसफुल ऑन गोइंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। और फिर अहम बात यह की गई, द आर्मी चीफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डायरेक्टेड दैट कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स बी इंश्योर्ड फॉर पीसफुल कंडक्ट ऑफ द OIC यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उस हवाले से, और पाकिस्तान डे परेड के हवाले से कहा गया कि उसका पीसफुल कंडक्ट को यकीनी बनाया जाए, और उस हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स, ये इस प्रेस रिलीज में अल्फाज आए हैं। हम सब जानते हैं कि जो अपोजिशन है और हुकूमत है, एक तरफ तो सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चौधरी बरादरान की, PMLQ की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जलसों का ऐलान भी हो चुका है। हम सब जानते हैं कि 23 मार्च उसके बाद से PDM की तरफ से ऐलान हो चुका है 23 मार्च का, अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से 27 मार्च का ऐलान है, और उन्होंने भी कहा है गवर्नमेंट ने कि वो भी पहले से वहाँ पहुँच जाएंगे डी चौक के ऊपर। तो सूरत हाल इस वक्त आगे के किसी तसादुम की तरफ बढ़ रही है, ये सवाल भी उठाते हैं। फयाज चौहान साहब, पहले तो इस बताइएगा कि आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, इस प्रेस रिलीज के बाद क्या पड़ेगा, कोई यानी ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों क्या पीछे कदम हटाएंगी या आगे बढ़ाएंगी, और 27 मार्च के जलसे के हवाले से कोई फर्क पड़ेगा? 23 मार्च के हवाले से जो ऑपोजिशन का प्लान है उनको क्या करना चाहिए इस प्रेस रिलीज के बाद? आपको लगता है कोई फर्क आया मंजरनामे में इस प्रेस रिलीज के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सुफियान साहब, हमने तो 27 मार्च रखी थी जी। हमें पता है कि 23 मार्च की क्या अहमियत है। हमें पता है कि 22-23 मार्च को जो OIC के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हो रही है उसकी क्या अहमियत है। हमें पता है कि 23 मार्च जो योम पाकिस्तान है उसके हवाले से पाकिस्तान की आवाम का कितना दिल धड़कता है। लेकिन मौलवी फजल रहमान साहब को क्या पता, जिनके वालिद मोहतरम ने ये कहा था कि शुक्र है कि मेरे आबा-ओ-अजदाद और मैं जो है वो पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं था। मौलवी फजल रहमान साहब को क्या पता कि जो मुशर्रफ दौर के अंदर अमृतसर से जनाब पे खड़े होके जब ये वहाँ दौरे पे गए तो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जनाब हिंदुस्तान की तरफ खड़े होके कहा कि जनाब पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को और बांग्लादेश को एक कन्फेडरेशन बन जाना चाहिए। ठीक है जी। इनको क्या पता, इनके आबा-ओ-अजदाद और इन्होंने आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। ये किस अंदाज से जो है वो 23 मार्च को अहमियत दे सकते हैं? हमने 27 मार्च का तय किया था, इन्होंने 23 मार्च तय की है। और मैं ये समझता हूं कि आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद इनके गुब्बारे में से तो हवा निकल गई। 23 मार्च का प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता। वहां पे आपकी परेड भी है, वहां पे OIC पूरे 40-45 ममालिक के जनाब वज़राए ख़ारजा ने मौजूद होना है। और अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी चालाकी करने की कोशिश की। आज बयान लगवाया जैसे वो चालाक डायरेक्टर्स होते हैं ना, जिनकी फिल्म फ्लॉप हो रही होती है, तो वो अपनी फ्लॉप फिल्म के अंदर जनाब एटम सॉन्ग डाल के जो है ना वो अपनी फिल्म को उठाने की कोशिश करते हैं। आज इन्होंने जनाब बड़ा कामयाब और बड़ा
चलाक और मक्कार हदायतकार और डायरेक्टर होने के नाते से साथ ही ऐलान किया जनाब कि लाहौर की तरफ से बेगम सफदर अवान लॉन्ग मार्च करती हुई जनाब डी चौक के जलसे में पहुंचेगी। तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, ये इस किस्म की चलाकी और अय्यारी के ऊपर मबनी हदायतकारियां छोड़ दें, आप अपने बंदे पूरे करें। बंदे पूरे करने होते ना तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो धमकियां ना लगा रही होती अपने अरकान को। हमने तो अपने अरकान को कोई धमकी नहीं लगाई। हमारे तो वजीर आजम साहब एक एक रुकन को बुला के इज्जत एहतराम के साथ उनसे मीटिंगें कर रहे हैं। इनका लेटर जो है वो सरेआम आ गया है, चौराहे पे इनकी हड्डियां फूटी है पीपल्स पार्टी वालों की। तो धमकियां लगा रहे हैं कि अगर आप ना आए, आप आगे पीछे हुए तो 63A के तहत आपको डिनोटिफाई किया जाएगा। साहब ये बताएं कि तो ये अपने बंदे पूरे करें। बंदों के ऊपर और गिनती के ऊपर, मुलाकातों के ऊपर जो सियासी हैं, इस पर आने से कबल ही बताएं कि कल फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को, यानी वज़ीर साहब के जो अपने मुशीर हैं, एडवाइजर्स हैं, कुछ ऐसे उनके हैं जो जिनके मशवरों ने या जिनके एडवाइजर्स की वजह से आज ये हालत हुई है। आप समझते हैं कि हर जगह, मैं नहीं कह रहा कि आप ही की जमात में होंगे, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे एडवाइजर्स भी होते हैं। आपको लगता है कि कुछ इसमें, इस आज यहाँ जिस सियासी सूरत हाल में आपकी जमात खड़ी हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार ऐसे एडवाइजर्स का भी है जो खान साहब के करीब हैं? आपको लगता है? देखिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। मैं कभी भी पार्टी के अंदर की बातें जो डिसएग्रीमेंट, डिसलाइकमेंट, कंट्रोवर्सी के ऊपर मबनी हो, मैं ओपनली मीडिया पे नहीं करता। ये मेरा एक मजाज है, ये मेरी एक तबीयत है। हाँ, पार्टी के फोरम के अंदर मैं वो बात खान साहब के सामने करने का आदी भी हूँ और कायल भी हूँ कि जो किसी और के पास जरूरत नहीं होती। तो मैं तो कोई ऐसी बात इधर आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि हमें और अपोजिशन को तसादुम की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए। तसादुम की सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने तहरीक अदम एतमाद की है, आपने बंदे पूरे करने हैं। बंदे हमने नहीं पूरे करने हैं, आपने करने हैं। हम जो है एक मजलूम कह लें या हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, हम सियासी हवाले से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमारा राइट है। आपको क्या पड़ी है कि आप ये जलसे करें? आप जलसा अंदर करें, आप अपने 172 बंदे पूरे करें, जिसके लिए आपने ये इतना बड़ा आपने सास भी कभी बहू थी वाला जनाब ड्रामा पिछले 20 दिन से लगा हुआ है पाकिस्तान की मीडिया में भी, जिस तरह उसकी लंबी लंबी किस्तें होती हैं वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता था। इसी तरीके से ये भी 20 दिन से पूरी पाकिस्तानी कौम जरा टिकटिकी पे चढ़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आती। सुबह कोई और पोजीशन होती है, दोपहर को कोई और होती है, रात को कोई और होती है। तो ये अपने बंदे पूरे करें 172, इनको जलसों से क्या? नहीं, ऑपोजिशन भी ये कह रही है। हम करेंगे ना, हम कह रहे हैं यार साहब, ये तो जो चल रहा है मामला, आप खुद भी देख रहे हैं कि ये सुबह कुछ होती है, दोपहर में कुछ सूरत हाल होती है, शाम में कुछ होती है, फिर कोई किसी से मुलाकात करता है, कोई बयान सामने आता है। हम भी, आवाम भी, सबकी नजरें, आपको पता है माशी लिहाज से भी कितना इसका असर पड़ता है, मनफी जो इन्वेस्टर्स वैसे हसास होते हैं। लेकिन ये तो ऑपोजिशन कह रही है, और ऑपोजिशन के जो कुछ सहाफ़ी होते हैं, वो उनके जो लाइक माइंडेड जिसमें मैं कह सकता हूँ, वो भी कह रहे थे कि खुद चाहिए था हुकूमत को पहले बुला लेती इजलास, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी, अगर आपके नंबर्स पूरे, यानी गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे थे और गवर्नमेंट को एतबार था कि ऑपोजिशन नहीं कुछ कर सकती, नहीं तोड़ सकती किसी को, ना इत्तेहादियों को, तो फिर ये पहले बुलाते और दूध का दूध पानी का पानी करते थे। तो इजलास पहले क्यों नहीं बुलाया गया? इतना डिले क्यों इसमें? अरे हमने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी तो हम कोई बात भी नहीं कर रहे। जो कानून और आइन कहता है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। थोड़ी सी गेम सजने देना, थोड़ी सी फिल्म जनाब चलने दे जनाब, जरा लोगों को भी समझ आ रही है ना। हर दूसरे दिन जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है जी, लाखों लोग आ रहे हैं, सर्वे आज़ाद सर्वे हो रहे हैं, 80% लोग कह रहे हैं जी कि हमें तहरीक अदम एतमाद नाकाम चाहिए। हम जनाब हर हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं। सियासत सिर्फ वो तो नहीं ना करते, रोटी सिर्फ वो तो नहीं खाते ना, गंदम सिर्फ वो तो नहीं खाते ना, गंदम का दाना हम भी खाते हैं ना। हमें भी पता है कि सियासत किस तरह करनी है। अगर ये हमारी हस्ती बस्ती वो हुकूमत के जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जा रही थी और लेके जा रही है, 2 साल के कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद, इंटरनेशनल क्राइसिस के बावजूद, आज पाकिस्तान की इकानमी अगर अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल बढ़ गया, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 10 से ज्यादा डैम बन गए, पाकिस्तान के अदारे सरप्लस होना शुरू हो गए, खसारे से निकलना शुरू हो गए, पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस को जो है वो नीचे लाने के हवाले से हमारा 3800 अरब से ज्यादा कभी टैक्स कलेक्शन नहीं हुई। इस दफा हम 6-6.5 हज़ार, इस वाली साल में 6.5 हज़ार अरब टैक्स कलेक्शन होने जा रही है, हिस्ट्री में पहली दफा। ये सारी चीजें जब हम हंसते बसते सारी चीजें कर रही हैं, और अपोजिशन जो है वो सिर्फ इस वजह से तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है कि उनकी करप्शन की दुम पे पांव आया हुआ है,
उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की दुम पे पांव आया हुआ है, उनकी जाली टीटीज और जाली अकाउंट्स की दुम पे पांव आया हुआ है, इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, तो जनाब हमने तहरीक अदम एतमाद करनी है। जब उन्होंने ये सियासत करनी है तो फिर सियासत हम भी करेंगे। तो ये तो चले आपका हक है, आप खींच रहे हैं आईनी कानूनी तौर पे आप दुरुस्त, लेकिन आपने अभी एक जिक्र किया, आपने कहा कि आप डिसिप्लिन कारकुन हैं, आप अपनी पार्टी के एक लीडर है, डिसिप्लिन हैं और बात करते हैं तो फोरम में बात जरूर करते हैं इंटरनली, लेकिन मीडिया पे बात नहीं करते। लेकिन चौहान साहब, पंजाब के अंदर तो हमने ये देखा है कि बिलखुसूस बहुत से आपके एमपीएस, काफी हद तक एक दो वजीर भी जो सामने आ गए और उन्होंने आके मुनहरिफ ग्रुपों के साथ मिल गए, उस्मान बुज़दार साहब माइनस उस्मान बुज़दार कहना शुरू कर दिया पंजाब में आके। तो ये सूरत हाल पंजाब में आपकी जो है बड़ी मुख्तलिफ नजर। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है चौहान साहब, अगर मुझे इजाजत दें, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं तो आपसे सवाल का जवाब लेते हैं कि जो मुनहरिफ अरकान है पंजाब में, उनके खिलाफ आपकी पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया। इस ब्रेक के बाद आएंगे और बड़ा एक दिलचस्प सवाल और भी पूछना है हमें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात मुल्क के सियासी माहौल में हुकूमती हिकमत अमली पर हम कुछ सवालात उठा रहे हैं। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सूबाई वजीर भी हैं पंजाब के। चौहान साहब, तो आप तो डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो वज़रा जो कि मुनहरिफ है, वो आपके अरकान असेंबली जो मुनहरिफ वज़ाए नजर आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं, बिलखुसूस पंजाब में नजर आ रहे हैं, उनके बारे में पार्टी अभी तक खामोश क्यों है? क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा? कोई डिसिप्लिन एक्शन ही नहीं हो रहा, या हो रहा है हमारे इल्म में नहीं है? चौहान साहब देखिए, ये उनका ईमान है, मेरा अपना ईमान है। मैंने अल्लाह को अपनी जवाबदेही करनी है, उन्होंने अपनी करनी है, लेकिन हिकमत के तहत चीजें चल रही हैं। देखो, बदकिस्मती से हमें वफाक के अंदर और सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, हमें मैंडेट ही जो लूला लगड़ा मिला है। उसकी जो भी वजूहात है, वक्त आएगा तो वो भी बयान कर देंगे, ठीक है ना। हमारे पास तो क्या इक़्तिदार है जना, हमारे पास इक़्तिदार जो है ना, मांगा तांगा जो है ना, उधर से 4 लिए, उधर से 5 लिए, अलाइज लिए, इत्तेहादी लिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। अब देखिएगा, ये जो तहरीक अदम एतमाद अपनी तरफ से ये लाए थे, जो हमारे लिए तहरीक एतमाद बन गई आवाम के हवाले से, और आज 80% आवाम, कोई सर्वे करवा लो, आजाद न्यूट्रल जना ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कर रही है, 80% आवाम जनाब इस अदम एतमाद के खिलाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हक में है। तो अब अगला इलेक्शन आप देखिएगा, इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे हम। तो जब उस वक्त हम जीतेंगे तो फिर आप इमरान खान साहब की और पीटीआई की परफॉर्मेंस और फिर सारी चीजें वो फिर सही खुल के जो है ना वो सामने आएंगी। अभी भी अल्लाह पाक का करम है, हमारी 3.5 साल की हुकूमत, मैं जो सवाल हर हवाले से वो पिछली हुकूमतों से बेहतर है। आप तो बिल्कुल ठीक है, बजाय आपने अपना क्लैरिटी दे दी कि हाँ, मैं बिल्कुल, आप अपना बता रहे थे कि ठीक है, मैं पार्टी डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ, वो उनका अपना जाती मामला है, उनका और उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन पार्टी खामोश हुई है। ये वज़ीर आला पंजाब वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं ऐसे वज़रा के खिलाफ जो काबीना के अरकान है, वो कहते हैं अगर आके कि हम साथ नहीं खड़े हुए, तो फिर वज़ीर आला पंजाब बतौर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले ही है ना पंजाब की हुकूमत गिर जाए? नहीं, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता, मतलब वजह आपने बता दी, चलें जवाब के अंदर आगे हम काफ लीग की 10 नशिस्तों के बरहूने मिन्नत हुए हैं। तो बात हिकमत से होती है ना, अकल से होती है। अच्छा, लेकिन चौहान साहब ये बताएं कि काफ लीग से मामला किधर हैं आप, क्योंकि ताल्लुकात हैं चौधरी ब्रदरान से, मैं इसलिए भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पहले शेख रशीद साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा 5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर उन्होंने वजाहत की कि नहीं, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ मोनिस। तो ये मामला क्या फंसा? क्योंकि अभी एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया परवेज इलाही साहब ने, एक चैनल पे, टिकर्स भी मैंने देखे थोड़ी देर पहले, क्या मामला है आपको लगता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, चौधरी ब्रदरान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, खुसूसन चौधरी परवेज इलाही साहब, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनका मजहबी हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो उनका मजाज, उनका स्टैंस है इस फैमिली का, मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चौधरी परवेज इलाही साहब और काफ लीग के पल्ले कख नहीं रहना अगर वो नून लीग पर एतबार कर बैठे। नून लीग को इनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? नून लीग को उठाने वाले जो है ना ये है। जब नून लीग हुआ करती थी, जब अपोजिशन में आते थे, जो आपको 80s के एंड और 90s की जो आपकी जना वो म्यूजिकल चेयर होती थी, जनाब गेम होती थी, कभी इनकी आ रही हुकूमत, कभी पीपल्स पार्टी की, कभी इनकी, कभी पीपल्स पार्टी की। तो जब इनकी हुकूमत होती थी तो कहते थे ना, वो दुध पीण नूं पाक परी ते धोण पनाण नूं जुमा।
जब इक्तदार में होते थे तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आला, जब इक्तदार से उतरते थे और पीपल्स पार्टी की कुव्वत आती थी, इनकी कमरों में दर्द निकल आती थी, इनको चुक निकल आती थी, कभी नवाज शरीफ को और कभी शहबाज शरीफ को, और ये लंदन भाग जाते थे। पीछे कौन सियासत करते थे? नून लीग की, मुस्लिम लीग की, चौधरी परवेज लाई साहब, चौधरी शुजात साहब। इन्होंने जितना ये जानते हैं ना इन मुनाफिकों को, इस आले शरीफ को, उतना मैं भी नहीं जानता, उतना इमरान खान साहब भी नहीं जानते। तो इनको मैं एक उनका छोटा भाई और उनका एक बरखुरदार होने के नाते से चौधरी परवेज लाई साहब का मैं उनको एक एडवाइस दूंगा, जैसे मैंने जहांगीर तरीन साहब को एक एडवाइस दी थी आज से 15 दिन पहले। मैं चौधरी परवेज लाई साहब से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, चौधरी साहब तुहानू कख दा फैज नहीं लबड़ा इथों नून लीग तो, कख दा। अगला इलेक्शन है, उस इलेक्शन में इस पीटीआई के साथ मिलकर बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला चल रहे हैं और अगला इलेक्शन भरपूर तरीके से आप साथ होंगे। हम अब आपके सामने पोजीशन आ गई है। आज से 1.5 महीना पहले पोजीशन पॉपुलैरिटी की ओर थी इमरान खान साहब की और पीटीआई की, अब बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क आ गया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मजीद जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पहला पॉपुलर तरीन लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्ज कर रहा है इस वक्त, पहला। वजह यह है कि वो मुल्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने वो मुल्क की गैरत की बात कर रहे हैं, चौहान साहब, वो मुल्क की इज्जत की बात कर रहे हैं, वो मुल्क की वकार की बात कर रहे हैं। चौहान साहब, ये तो आपने एडवाइस दी और जो आप कह रहे हैं जानते हैं बेहतर, सबसे ज्यादा बल्कि जानते हैं शरीफ रादरान को, उसके बावजूद वो मुशावरत, और आप जिस तरह खुद कह रहे थे अभी कि 10 अरकान है, लेकिन कल से मुशावरत चल रही है, आज ही मुशावरत चल रही है, अब कह रहे हैं शायद कल भी चलती रहेगी मुशावरत। तो जो आदमी किसी को जानता हो, इतना अच्छे से परखता हो हालात को, वो इतने दिन मुशावरत में और इतनी मुलाकातें, और फिर आपने शायद क्या ये ऑफर दी थी उनको कि आप पीटीआई से जम कर जाएं और फिर वज़ीर आला बन जाएं? ये ऐसी कोई ऑफर गई है आपकी तरफ से, और अगर ऐसा होता है तो आपको कबूल होगा? देखो, सियासत में हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर होते हैं जी। सामने कुछ और चल रहा होता है, पीछे कुछ और चल रहा होता है। बाकी ये जो होती है ना पार्लिमानी सियासत और जमहूरी सियासत, उसमें इत्तेहादियों का यही सिलसिले चलते हैं। हर पार्टी ने देखो अपना मफाद देखना होता है। वो कोई पीटीआई के वर्कर नहीं है या पीटीआई के अहदेदार नहीं है कि हमारे पीटीआई के अक्सर लोग जो है ना सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आगे पीछे पिछले 15-20 दिन की जो उनकी मुशावरत है उसकी वजह से कुछ गम और गुस्से का शिकार नजर आते हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक दफा जना उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने भी एक बात कह दी। वो कोई पीटीआई के नहीं है, वो एक अलग पार्टी है, उनका राइट है। वो ऐसे मौके पे अपना सोचें उनको क्या मिल सकता है, उनका क्या मफाद है, अगला इलेक्शन में उनका मफाद क्या है, मौजूदा सूरत हाल में वो क्या ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं, ये उनका राइट है। अच्छा, एक चीज लेकिन जी, मैंने एक पॉलिटिकल कारकुन होने के नाते से आपके प्रोग्राम के जरिए से पहली दफा पिछले 20-25 दिनों में पहली दफा मैं चौधरी परवेज लाई साहब को, काफ लीग को ये मैसेज दे रहा हूं कि नून लीग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना इज्जत, ना वकार, ना एहतराम, ना सियासी प्रोटोकॉल, ना सियासी प्रमोशन, ना सियासी प्रोजेक्शन, कोई चीज नहीं मिलने वाली। अच्छा, आप अगर और ये नहीं पता है एडवाइस दे ही रहे हैं तो फिर आप दर्जे के नाकाबिले इत्मीनान, ये आप एडवाइस जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी कोई एडवाइस देना चाहेंगे? चौहान साहब, जब आप एडवाइस दे ही रहे हैं आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, तो तरीन साहब को कहा था, मैंने तो भाई तरीन साहब को मैंने 15-20 दिन पहले कहा, देखो ना सारा 20 दिन कहानी चला चला के सारी रात फिल्म देखते रहे, सुबह उठ के कहते हैं जी कि हीर मुंडा सी के कुड़ी। अब 15-20 दिन इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को, चौधरी परवेज लाई साहब को, काफ लीग को, सारों को ट्रक की बत्ती पीछे लगा के, कल वो हमजा शहबाज का जो है वो जो स्पोक्स पर्सन है वो कहता जी वजीर आला हमजा शहबाज होएगा। वो खुदा का वास्ता जो यार मतलब कोई तरीका होता है यार, कोई झूठ का, मुनाफिकत का, कोई चीटिंग का कोई लेवल होता है। तो भाई अकल तो सारों को आ गई होगी, अलीम खान मेरा भाई है जो ना, उसको भी अकल आ गई होगी, जहांगीर तरीन साहब को भी समझ आ गई है, तभी वो वापस ही ना आ रहे पहले पहले, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलवी फजल रहमान, ये पाकिस्तान की सियासत के विलन है, विलन इस वक्त, ठीक है ना जी, ये विलन है। इनसे फैज नहीं मिलता, ना मुल्क को मिलना है, ना रियासत को मिलना है, ना रियासती इदारों को मिलना है, ना आवाम को मिलना है।
खुशी हो रही है, इंडियन मीडिया में खुशियां मनाई जा रही है, खुशी हो रही है, मोदी के यारों को खुशियां मिल रही है। अच्छा, जहांगीर तरीन अलीम खान को आप कह रहे हैं कि वो खुद सबक मिल गया, खुशियां हो रही है। अच्छा, ये चौहान साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफी हैं, इज्जत करते हैं उनकी, आप भी देखते सुनते होंगे, उनका कॉलम था, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, बड़े भाई, बिल्कुल बड़े भाई, उन्होंने लिखा कि दूसरी तरफ हमारी एस्टैब्लिशमेंट के करीब 2 वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की सूरत में 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की है। दोनों वजीर मुख्तदर हलकों से चाहते हैं कि वो बीच में पड़कर हुकूमत और अपोजिशन में सुलह करवा दें, वगरना तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। फिर आगे उन्होंने लिखा कि इन दोनों वजीरों की राय को पजीराई मिलती है या नहीं, ये आइंदा चंद दिनों में जाहिर होगा। ये खबर सही है नहीं, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या ये इस राय से आप मुत्तफिक हैं? मैं आपको बताऊं जी। अच्छा सुनो मेरी बात जी। इस वक्त पाकिस्तान ने जो टेक ऑफ किया है इकोनॉमी ने, ऐसे मौके पे अगर सपोज इमरान खान साहब उतर जाते हैं, पीटीआई उतर जाती है, नया सिनेरियो जो इन्होंने चोरों के टोले ने अपना बनाया हुआ है, सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, ठीक है जी, वजीर आला हमजा शहबाज, स्पीकर खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ गिलानी साहब, इसी तरीके से जनाब आपके असद गिलानी, मौलाना असद, ठीक है जी, छोटू मौलवी फजल रहमान, वो डिप्टी स्पीकर। अब ये जो आपकी पूरी टीम बनेगी, इस पे वो कसम खुदा की सादत हसन मंटो का मुझे वो कॉल याद आता है। किसी ने पूछा सादत हसन मंटो से कि मुल्क के कैसे हालात चल रहे हैं, उसने कहा हालात वही चल रहे हैं जो जेल के अंदर जनाब जुमे की नमाज होती है, चोर जो है वो अमामत कर रहा है, पीछे डाकू, राहजन, ठीक है जी, कार लिफ्टर, ठीक है, रेप करने वाले, वो सारे मुक्तदी है। ये एग्जैक्ट ये जो सिनेरियो अपनी तरफ से बना के बैठे हैं तहरीक एतमाद की कामयाबी की सूरत में, तो सादत हसन मंटो वाली वो बात साबित हो जाएगी। खुदा न खास्ता ये सारे चोर चक्के जिनकी 25 तारीख को एक जो है वो मकसूद चपड़ासी वाली सरकार है, उसके खिलाफ जनाब आपका फर्द जुर्म आयद हो रही है जी। आसिफ जरदारी के सारे केस एंड पे लगे हुए हैं। मौलवी फजल रहमान को मदरसों से बाहर कोई बंदा इज्जत देने को तैयार नहीं है। ये लोग इक़्तिदार में होंगे तो मुल्क की क्या इज्जत होगी? चले मुझे ये बताएं। मैं पाकिस्तान की आवाम से भी पूछता हूं, आप इस राय से मुत्तफिक हैं? हल्कों से भी पूछता हूं। सर जी जो भी हो, अपना एक ही नारा है, मैंने 10-12 दिन पहले 15 दिन पहले लगा दिया था। आज भी मैं अपना सीनियर कोर कमेटी की मीटिंग अपने हल्के की 500 से ज्यादा मेरे सूबाई हल्के के कोर कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, सही, मैंने उसका आज इजलास किया। मैंने उधर भी यही बात रखी। 15 दिन 20 दिन से एक ही बात कर रहा हूं, सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो, इलेक्शन कराते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जिस तरह मैंने कहा कि ब्रेक के बाद हम आके ये सवाल जरूर उठाएंगे कि जो सियासी इंतशार है इसका मईशत पर असर आखिरकार क्या पड़ रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि IMF प्रोग्राम में है, और IMF प्रोग्राम की जो ट्रांच लास्ट हमें मिली थी वो कितनी मुश्किलात उसमें आई थी, दुश्वारियाँ आई थी, कानून साजी हुई थी, सियासी मुश्किलात अपनी जगह आई थी, अपोजिशन तमाम इत्तेहादी जमातों को मनाना मुश्किल अलग था। लेकिन आज कुछ खबरें इस तरह की थी कि IMF और पाकिस्तान के माबैन जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी इस वजह से नहीं हो पा रहा और टॉक्स कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह बताई गई सियासी इंतशार। मेहताब हैदर साहब ने भी आज रिपोर्ट किया कि नो ट्रस्ट मोशन, डीलेइंग एग्रीमेंट विद IMF, और बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है IMF और पाकिस्तान के बीच में, उस पर कंसेंसस नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हुई कि एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से जो नंबर्स हैं उस हवाले से कुछ कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा पाकिस्तान और IMF की टीम के दरमियान। जो कोट किया गया IMF के भी नुमाइंदों को, तो उन्होंने भी बताया कि द टॉक्स आर गोइंग, द अथॉरिटीज एंड द IMF विल कंटिन्यू टू डिस्कस रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड द मेजर्स टू प्रमोट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये सब तो कहा गया, लेकिन ये कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक DG इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए बताइएगा कि ये सियासी इंतशार है, इसके असरात पहले तो बताइएगा मईशत पर किस तरह पड़ रहे हैं और खुसूसन IMF टॉक्स पर किस तरह पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए कि अगर आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि 3 कलीदी मार्केट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन है, अगर आप इमीडिएट में देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो कल स्टॉक मार्केट, हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो शेयर्स ट्रेड हुए वो 115 मिलियन थे। ये जून 2020
में 89 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, उसके बाद ये लोएस्ट वॉल्यूम था। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो वेट एंड सी पे चला गया। आज आपने देखा कि रुपी जो है वो 179.21 यानी कि इट हैज़ क्रॉस्ड 179 लेवल। रुपी की जो डिप्रीसिएशन है वो तकरीबन 14% है, इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 22 रुपए डिप्रीशिएट किया। जो पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में आया वो उन्होंने स्टेबल रखा, बट जब गवर्नमेंट अगले ही दिन मार्केट से बोरो करने गई तो उसके रेट में तकरीबन 96 पैसे से लेके ₹1.30 तक % तक इजाफा हुआ, यानी कि 1% का इजाफा गवर्नमेंट की बोरोइंग में हुआ। तो ये अगर आप देखें तो ये इमीडिएट एक मार्केट रिएक्शन है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जो करंट अकाउंट का खसारा था वो हमने क्लॉक किया है $11.6 बिलियन पे। जब हमने इनिशियल एस्टिमेट्स किए थे तो आप हैरान होंगे कि NEC का एस्टिमेट $2.6 बिलियन का था, फिर इसको 7 से 8 बिलियन समझा गया। और इसी से अगर हम IMF की तरफ चले जाएं तो जो IMF की लास्ट MEFP था जिसका आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, उसमें इसका जो तखमीना था वो $13 अरब था साल का, और आपने पहले फरवरी तक ही आपने इसको हिट कर लिया है 11.6 बिलियन में। सो IMF के साथ टॉक्स में ऑब्वियसली हमें एक नया मैक्रो फ्रेमवर्क स्पेशली ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो अब करंट अकाउंट का खसारा दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 6% ऑफ GDP या 18 से 20 बिलियन डॉलर तक जाने की एस्टिमेट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, कंसिडरिंग हमारा जो तिजारती खसारा है, कंसिडरिंग कि आप ये देखें कि रेमिटेंसेस जो हैं वो एक तरह से $2 बिलियन पे टेपर कर गई हैं, जो तकरीबन 2.5 बिलियन पे चल रही थी। हमारी जो इनवर्ड जो बाकी फाइनेंशियल अकाउंट भी है उसमें भी थोड़ी सी वीकनेस है, प्लस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो अगर $10 बढ़ती हैं यानी कि $10 बढ़ती हैं मार्केट में, तो हमारा जो ओवरऑल इंपोर्ट का बिल है वो $2 बिलियन बढ़ता है। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो एक नया मैक्रो फ्रेमवर्क जो है आपको सामने रखने की जरूरत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सो दैट जो एक्सटर्नल बोरोइंग है जी, अच्छा ये बताएं कि अगर ये सियासी इंतशार कुछ दिन चलता है या मैं कहूँ तो कुछ हफ्ते चलता है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि बाय एंड ऑफ मार्च जाके फिलहाल जो नजर आता है कि जो नेक्स्ट डेट है 27, 28 मार्च, 29 मार्च के एंड तक जाके चीजें सेटल होती हैं, इधर या उधर किस तरफ बैठती हैं। ये 2-3 हफ्ते के अंदर कहीं इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान तो नहीं माशी हो जाएगा कि इसको फिर हमें दोबारा खड़ा करने के लिए मईशत को फिर एक लंबा अरसा लग जाएगा और फिर हम इस वक्त को याद करते रहेंगे कि क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 हफ्ते ऐसे गुजरे थे मुल्क में और उसका ऐसा नुकसान हो गया कि अब हमें उसको रिकवर करने में इतने माह लगेंगे, ये तो नहीं होगा कहीं? देखिए, इसको दो जावियों से हमें देखना चाहिए। पहला जाविया तो यह है कि हमें IMF का जो प्रोग्राम है उसको हर सूरत कंटिन्यू करना है, सितंबर तक एटलीस्ट इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। और ये मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो एक्सटर्नल नीड्स हैं जो इस साल की हैं वो पहले $30 बिलियन थी, अब ये 32 से 34 बिलियन की हैं। इस रकम को लाने के लिए आपके $1 बिलियन IMF से भी मिलेंगे, बट बाकी भी जो आपको मामलात हैं वो तय करने हैं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के लिए ऑब्वियसली जब उनका फोकस जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल अरीना में बढ़ गया है और मुलाकातें भी और जो भी आपने देखा हो रहा है, तो IMF पे शायद उस तरह का फोकस करना या उनके प्रायर कंडीशंस, या जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें मिसाल देता हूं कि हमें एक PIT पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म, लास्ट टाइम भी आपसे इस पे बात हुई थी, वो दिखाएं, हमें दिखाएं कि बिजली में क्या इस्लाहात करेंगे, हमें दिखाइए कि आप किस तरह से हाउसिंग फाइनेंस को टेपर करेंगे। सो ये चीज़ों पे शायद उतनी जल्दी अमल ना हो सके, और एक तो मुझे खदशा है कि शायद ये प्रोग्राम को भी फाइनलाइज होते हुए जो इस वक्त का रिव्यू चल रहा है हमें कुछ दिन लग जाएं जब तक कि सियासी इस्तेहकाम या सियासी क्लैरिटी नहीं आ जाती। और दूसरी तरफ मैं फिर कहूंगा कि कुछ अर्जेंसीज जो मुल्क में हमें खुद करनी है, जी आपकी कंटिन्यू करें, उनमें इंपोर्ट्स को चेक करना, और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उन इंपोर्ट्स को चेक करें जो एक्सपोर्ट के लिए यूज होती हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं उनको देखें। मतलब MG कार पाकिस्तान में बिल्ड होनी थी, पर आपने देखा कि उसके 25 से 30 हज़ार यूनिट आ गए। सो ऑब्वियसली उन चीजों को पे निगाह रखें ताकि आपका जो तिजारती और करंट अकाउंट का खसारा है वो कंट्रोल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर खगन अजीज साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जो सियासी इंतशार है इसका मईशत पर क्या असर पड़ रहा है, इंतहाई अहम जो मईशत थी, हमने 3-4 साल इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है बार बार मईशत पर फोकस भी रहा गवर्नमेंट का, लेकिन इन चंद हफ्तों के दौरान
फोकस हट गया और उसका नुकसान होना शुरू हो गया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।